सो आप लोग के में सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इट्स कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्स्टिट्यूशन 2 और ह्यूमन हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड देन क्रिमिनोलॉजी। ओके, तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। आज मैं टॉपिक उठा रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, थोड़ा इजी रहेगा, मतलब कंपेयर टू क्रिमिनोलॉजी वगैरह, दैट्स वाई। ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक ऐसा टॉपिक है जो 100% आप लोग के सेमेस्टर के एग्जाम में आना ही आना है। क्या आएगा? या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से क्वेश्चन आएगा, या तो फिर दोनों के डिफरेंस से क्वेश्चन आएगा। ओके, आप लोगों ने पहले ही 1 से लेके 75 तक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है सेक्शन। ओके, फिर बीच के सेक्शंस नहीं है, ओमिटेड है। सेक्शन 124 से आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट 2 चालू होता है, कहां तक है? अप टू सेक्शन 238। सो टुडे वी आर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हिंदी में जिसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। कहां दिया हुआ है? ये चैप्टर 8 में दिया हुआ है। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इसको रीड आउट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज देयर इज अ पर्सन, है ना, वो अगर किसी दूसरे पर्सन को बोलता है, एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहता है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे संविदा करता है कि अगर कोई भी लॉस होगा तुमको, कोई भी क्षति होगा तुमको तुम्हारे वजह से या कोई और भी कारण से, तो वो क्षति का, वो लॉस का इंडेमनीफाई, उसको जितना भी रिकवरी है वो कौन करा के देगा? मैं करा के दूंगा, वो लॉस मैं बियर करूंगा। अगर कोई बोलता है, डेट इज कॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसे हम क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। ओके, इसमें तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन है उसका, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज गिवन इन सेक्शन 124, ठीक है, सॉरी, इंडेमनिटी। Section 124 of the Indian Contract Act defines contract of indemnity as a contract by which one party promises to save the other from the loss caused by him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity. सबसे आसान इसका एग्जाम्पल है समझने के लिए इंश्योरेंस। ठीक है, जब भी आप कोई इंश्योरेंस कराते हो, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाया, जब भी आप कोई एक इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराते हो, तो वो क्या चीज के लिए बोलता है कि अगर कोई भी तुमको कल के लिए कोई लॉस होगा तो वो कौन बियर करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी कराएगा। जैसे तुम अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हो या अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराते हो, फैक्ट्री में कभी आग लग गई, व्हीकल का कभी एक्सीडेंट हो गया, तो पैसे कौन देता है? लॉस कौन बियर करता है? वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यही होता है साधारण शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्या लिखना है? इट इज गिवन इन चैप्टर 8, इट इज गिवन इन सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या होता है ये? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी promises to bear the loss of the other party by the conduct of himself or by any other third person। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट, कितने लोग होते हैं इसमें? 2 लोग होते हैं। एक पर्सन होता है जो बोलता है कि कोई भी लॉस होगा उसको मैं बियर करूंगा, और एक दूसरा पर्सन होता है जो क्या होता है, जिसका लॉस एक्चुअली में होता है, और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक चीज याद रखना, इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देयर इज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एक। और पार्टी कितनी होती है? 2। पार्टी कितने होते हैं? 2। पक्षकार कितने होते हैं? 2। और संविदा कितनी होती है? 1। The term indemnity is derived from the word indemnis। कहां से आया है ये? indemnis वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड indemnis से आया है, which denotes uninjured or suffering no damage of loss। इस शब्द का मतलब यह होता है कि कोई भी क्षति आपको नहीं होगा, कोई भी डैमेज आपको नहीं होगा, और कोई भी लॉस, कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी हानि आपको नहीं होगा। एक प्रकार से सिक्योरिटी फ्रॉम लॉस के बारे में यह बात करता है। ठीक है, कि आपको संरक्षण प्रदान होगा किसी भी किससे? लॉस से, किसी भी क्षति से। Indemnity is to indemnify one person by bearing his losses incurred to him by the conduct of promissory or by any other person। ठीक है, इंडेमनिटी क्या होता है? अगेन जो मैं बता चुकी हूँ, लॉस को सिक्योर करता है। बियर कौन करेगा? जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। हल्सबरी ने क्या कहा है इसके बारे में, उसे एक बार देख लो। मैं ये शेयर कर दूंगी इसके बाद तुम लोग को। इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दोनों तरीके से होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, विवक्षित या अभिव्यक्त दोनों तरीके से हो सकता है। ये मैं आगे
अभी करवाऊंगी आप लोगों को। अभी केवल ये चीज को याद रखो, टू कीप अ पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू or who is about to enter into a contract or concur any other liability indemnified against loss independent of question whether a third person makes a default। पूरे definitions को ही हल्सबेरी ने कहा था। if you can learn this, आप लोग इसको learn करके अपने semester exam में लिख सकते हो। नेक्स्ट, कितने पार्टीज होते हैं? 2 पार्टीज होते हैं, मैंने बताया था। संविदा एक होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक होता है इसमें, और पार्टीज कितने होते हैं इसमें? 2 पार्टीज होते हैं। पहला होता है इंडेमनीफायर, दूसरा होता है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर कौन होता है? द प्रॉमिसर हु एग्रीज टू मेक अप द डैमेज कॉज्ड बाय द अदर ग्रुप। जो प्रॉमिस कर रहा है, जो प्रॉमिसर है, जो बोल रहा है कि जो भी लॉस होगा उसको मैं बियर करूंगा, डेट इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। जो एग्री होता है, जो रजामंद होता है कि जो भी डैमेज होगा, जो भी दूसरे किसी थर्ड पार्टी से या किसी से भी, उसे मैं बियर करूंगा, ठीक है। तो जो वचन करता होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। दैट हु इज इंडेमनीफाइड? द पर्सन हु इज एश्योर्ड ऑफ कंपनसेशन, जिसको एश्योर कराया गया है, ठीक है, जिसको कहा गया है कि तुमको प्रतिकर मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा फॉर द डैमेज, इज रिफर्ड एज अ इंडेमनिटी होल्डर और द इंडेमनीफाइड। इसको इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं और इंडेमनीफाइड बोलते हैं। यहाँ वो पर्सन होता है, वह पर्सन होता है जिसको सुनिश्चित कराया गया है, जिसको एश्योर कराया गया है कि तुमको कंपनसेशन मिलेगा, तुमको प्रतिकर मिलेगा। अगर तुम्हारा कोई डैमेज हो जाता है, तुम्हारी कोई क्षति हो जाती है, तो उसको, उसके लॉस को कौन बियर करेगा? इंडेमनीफायर बियर करेगा। तो ये 2 पार्टीज में होती है बेसिकली, है ना। एसेंशियल्स, आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के? ये 5 आवश्यक तत्व है। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एक वैध संविदा होनी चाहिए। वैध संविदा मतलब पढ़ चुके हो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट 1 में। वैध संविदा मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। तो ये सारे वैध संविदा के जितने भी आवश्यक तत्व आप लोग पीछे पढ़ के आए हो कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टी, वही सारा जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लागू होता है। तो अगर वैध संविदा की बात करें, हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो उसमें क्या आएगा? स्वतंत्र सहमति, सक्षम पक्षकार, और ये तुम्हारा लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल एंड विधिपूर्ण उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अनटिल अनलेस बार्ड बाय लॉ, तो ये तुम लोग जो ऑलरेडी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हो। तो अगर तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर रहे हो तो इट शुड बी वैलिड, मतलब वो जो जितने भी आवश्यक तत्व जो तुम लोग पढ़े थे ना कॉन्ट्रैक्ट 1 में, वो वहां पे फुलफिल होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू मेरे को बताना, जो उसका बेस होता है कॉन्ट्रैक्ट की बेस की क्लास में वापस से ले लूंगी, ठीक है, ताकि तुम लोग का एक बेस क्लियर हो जाए कि फ्री कंसेंट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कंसिडरेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग दोबारा से एक क्लास लेके कर लेंगे। फिर क्या, ये पहला इसका याद रखना, इसका पहला आवश्यक तत्व है कि वह एक वैध संविदा होता है। दूसरा आवश्यक तत्व है लॉस से प्रोटेक्शन देता है हमको। क्या देता है? लॉस से प्रोटेक्शन, जितनी भी हानि होती है उसे संरक्षण प्रदान करता है। अंडरस्टूड है? इतने देर से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर लॉस प्रोटेक्शन। इसका उद्देश्य ही यही है, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस संविदा को किया है इसलिए जाता है, इसको करने का मतलब ही यही है कि ताकि लॉस से प्रोटेक्शन मिले, है ना, जितने भी क्षति है, जितना भी डैमेज है, जितना भी हानि है, उससे क्या मिले? संरक्षण मिले, इसलिए किया जाता है। पार्टीज, कितने पार्टीज होते हैं इसमें? 2 पार्टीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर इज 1 कॉन्ट्रैक्ट। और किस हिसाब से ये होता है? या तो एक्सप्रेस भी हो सकता है या तो इम्प्लाइड भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड? एक्सप्रेस को बोलते हैं अभिव्यक्त और इम्प्लाइड को बोलते हैं विवक्षित। ये सब तुम लोग बेस में पढ़े होगे फर्स्ट सेमेस्टर में। एक्सप्रेस मतलब होता है अभिव्यक्त, मतलब बोलकर या लिखकर, एंड इम्प्लाइड मतलब विवक्षित, अपने एक्ट के द्वारा, अपने हाव भाव से। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडेमनिटी, अगेन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है ना। एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त, लिख लो, अभिव्यक्त क्षतिपूर्ति की संविदा। ये कैसे होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिटन इंडेमनिटी, जिसमें तुम लोग रिटन कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक रिटन संविदा करते हो, इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो, बहुत सारे कागजात बनाते हो, है ना, पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो, पूरे शर्त लिखते हो उसमें, है ना, पूरी की पूरी शर्तें, जितने भी उसमें निर्देश है, सारी चीजें उसमें लिखते हो। दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस इंडेमनिटी। वहां हो गया तुम्हारा अभिव्यक्त, ठीक है। एंड देन द राइट्स एंड लायबिलिटीज, उसमें और क्या रहता है? कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन से दायित्व होंगे दोनों पार्टी के, वो उसमें क्लियरली मेंशन रहता है उस एग्रीमेंट में, उस करार में।
द टाइप ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूड्स इंश्योरेंस हो गया तुम्हारा, है ना, कंस्ट्रक्शन को हो गया, या कोई एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें सामने वाला क्या लेता है, गारंटी लेता है, सामने वाले को वह सुनिश्चित करता है, श्योर करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर कोई भी लॉस होता है तो वो मैं बियर करूंगा। तो व्हाट इज एक्सप्रेस इंडेमनिटी, अभिव्यक्त क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होगा, इट इज इन रिटर्न, याद रखना ये रिटर्न में होता है, इसको बेसिकली लिखित माना जाता है, रिटर्न में होता है, ठीक है। और इसमें पूरे शर्त और सारे के सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे हुए रहते हैं, दोनों पार्टीज के, उनके अधिकार और दायित्व, उनके राइट्स और लायबिलिटीज में उसमें मेंशन रहते हैं दोनों पार्टी के, है ना। इसमें एग्जांपल तुम्हारा हो गया इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शंस, एजेंसीज, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट है इम्प्लाइड इंडेमनिटी। इम्प्लाइड इंडेमनिटी इज आल्सो नोन एज विवक्षित क्षतिपूर्ति की संविदा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू दैट indemnity where the obligation arises from the fact and conduct of the parties। यहाँ पे कोई भी संविदा नहीं रहती है, यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है कि सामने वाले इंसान को उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। अब जैसे जब तुम लोग एक्सप्रेस्ड पढ़े थे, ठीक है, जब हमने एक्सप्रेस्ड इंडेमनिटी पढ़ा था तो एक्सप्रेस्ड इंडेमनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि एक पर्सन है, एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन से रिटर्न में सारी चीजें, कौन कौन सा तुम्हारा राइट रहेगा, मेरा क्या राइट रहेगा, तुम्हारा क्या ऑब्लिगेशन होगा, मेरा क्या ऑब्लिगेशन होगा, सारे अधिकार सारे दायित्व उसमें लिखित में होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कितनी शर्तें होंगी, कितना तक मिलेगा, कितना तक नहीं मिलेगा, कितनी क्षतिपूर्ति की जाएगी, कितना कंपनसेशन होगा, कितना नहीं होगा, सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती है। इम्प्लाइड में क्या होता है, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप मास्टर हो, मतलब आप मालिक हो, ठीक है, आपने एक सर्वेंट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आपने एक सर्वेंट रखा हुआ है। अब अगर सर्वेंट से कोई गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, कंपनसेशन कौन करेगा, आप करोगे, वो चीज उसमें अंडरस्टूड होती है। कोई कंपनी है ना, कोई बड़ा सा आपके किसी एम्प्लॉय के कारण, चलो एक कंपनी का एग्जांपल ले लो, एक बड़ी सी कंपनी है, आप बड़ी सी कंपनी अगर कोई चलाते हो, आपके एम्प्लॉय के किसी ग्लिच के कारण या आपके एम्प्लॉय की किसी गलती के कारण, आपके एम्प्लॉय की किसी गलती के कारण अगर क्या हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो आप ही तो बियर करोगे ना, दैट इज इम्प्लाइड। फॉर एग्जांपल ऑफ दिस इंडेमनिटी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आगे बढ़ोगे एजेंसी के बारे में, उसमें भी तुम लोग वही पढ़ते हो, है ना, कि अगर एजेंट से कोई भी गलती होता है तो उसको कौन कंपनसेट करता है, हालांकि कुछ शर्तें हैं पर मोटा मोटा तो वही है उसमें। The master is liable to indemnify his servant the losses that he incurred while working as per the instructions। जिस प्रकार का उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, जिस प्रकार का उन्होंने बातें कही है, उस हिसाब से काम करते हुए अगर कोई भी लॉस हो जाता है, कोई भी हानि हो जाती है, तो मास्टर ही देता है ना, मास्टर ही उसको वो करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। ये जो केस लॉज है, दो लैंडमार्क केस लॉज है, टेक द स्क्रीनशॉट, इसको आप लोग कर लेना, इट कम्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, फिर हम प्रॉपर बैच चालू करेंगे तो आई विल गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग। नेक्स्ट कम्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई होप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपना क्लियर होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बात करता है कि गारंटर शब्द सबने सुना होगा, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो गारंटर कौन है, किसी को पैसा दिला रहे हो तो गारंटर कौन है ना, वही चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें तीन लोग होते हैं, 1 2 एंड 3। कितने लोग होते हैं, तीन लोग होते हैं। ये पर्सन जो होता है, एक पर्सन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर और एक को हम लोग बोलते हैं श्योरिटी। श्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिभू, क्रेडिटर को बोलते हैं हम लोग लेनदार, प्रिंसिपल डेटर को बोलते हैं मूल ऋणी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मूल ऋणी। तीन लोग बेसिकली इसमें होते हैं, प्रिंसिपल डेटर, लेनदार एंड श्योरिटी। ओके, तीन लोग इसमें होते हैं। हिंदी में प्रिंसिपल डेटर को बोलते हैं मूल ऋणी, सॉरी मूल ऋणी, फिर एक होता है अपना क्रेडिटर और एक होता है अपना प्रतिभूति, ठीक है। तो कितने लोग होते हैं, तीन लोग होते हैं इसमें। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर वो होता है जिसने उधार लिया है, ये चीज याद रखना। लेनदार क्रेडिटर कौन होता है, जिसने उधार दिया है।
श्योरिटी क्या होता है? जिसने गारंटी ली है। जो आप लोग नॉर्मली जो शब्द सुनते हो ना, गारंटर, दैट इज श्योरिटी। इंग्लिश में गारंटर वर्ड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, बट उसको क्या कहा जाता है? श्योरिटी कहा जाता है, प्रतिभूति कहा जाती है। सबसे पहले इसमें याद रखना कितने पार्टीज होते हैं? इसमें 3। पक्षकार कितने होते हैं? 3। और इसमें पक्षकार 3 होते हैं, और संविदा भी कितनी होती है? 3 होती है। वो भी मैं बताऊंगी किस प्रकार से 3 संविदा होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये इससे पैसे इसको देता है। सपोज इसने इसको 10 लाख रुपए दिए हैं, तो ये एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट, किसका? एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट, ठीक है। ऋण की गारंटी के लिए किससे बात करता है? श्योरिटी से। तो श्योरिटी अगर गारंटी लेता है कि हाँ ये जो प्रिंसिपल डेटर है, ये जो ए है, वो आपका पैसा गारंटी दे ही देगा, है ना, वो एज अ श्योरिटी लेता है, श्योर करता है उस चीज को, डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें क्या होता है? जैसे कि प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिया, उसने अगर डिफॉल्ट कर दिया, व्यक्ति कर्म कर दिया, अगर उसने नहीं दिया है पैसा, तो ऐसी स्थिति में पैसा किसको देना पड़ता है? श्योरिटी को देना पड़ता है, ठीक है। इसके बहुत सारे नियम है, कानून है, वो हम लोग करेंगे डिटेल में। चलो अभी करवा देती हूँ फटाफट से। तो इसमें बेसिकली 3 लोग होते हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। हिंदी में मूल ऋणी, एंड देन लेनदार, एंड देन प्रतिभू, ठीक है। तो प्रिंसिपल डेटर होता है वह पर्सन होता है जिसने क्या लिया है? जिसने उधार लिया है ना। क्रेडिटर वो होता है जिसने उधार दिया है। श्योरिटी वो होता है जिसने गारंटी लिया है कि हाँ यह व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके पैसे आपको वापस कर देगा, तो वो होता है अपना श्योरिटी, ठीक है। वो होता है अपना प्रतिभू, वो पर्सन वो होता है। तो इसमें क्या होता है? सपोज इसने डिफॉल्ट किया, इसने व्यक्ति कर्म किया, इसने पैसे नहीं दिए, तो क्रेडिटर पैसे किससे ले सकता है? श्योरिटी से ले सकता है। श्योरिटी से अपने जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हुआ है ना, जो सामने वाले ने पैसे नहीं दिए हैं, वो आपको श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर श्योरिटी ने पैसे दिए तो बाद में श्योरिटी अपने पैसे प्रिंसिपल डेटर से लीगली भी निकलवा सकता है। इसमें कंटिन्यूइंग गारंटी भी होता है। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? एक पूरी सीरीज में चलता है, एक पूरे ट्रांजैक्शन में चलता है कंटिन्यूइंग गारंटी। और अगर जिसमें श्योरिटी पूरी वो लेता है, पूरा एश्योर करता है कि हाँ मैं कंटिन्यूइंग गारंटी में हूँ, प्रिंसिपल डेटर को आप जब चाहे तब चीजें दे दीजिए। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है ए, वो बी से हर एक समय पे कोई माल लेना चाहता है। ये प्रोड्यूसर है ना। ये सपोज कपड़े बनाने का फैक्ट्री है, तो ये बोलता है कि मैं हर समय यहाँ से कुछ कपड़े लूंगा। इसका गारंटी लेता है सी कि हाँ ये आपको पैसे दे देगा, इसको आप उस ट्रांजेक्शन में काम आप करते रहिएगा। तो ये हो गया कंटिन्यूइंग गारंटी। अब अगर सी को इससे निकलना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि मैं इस कंटिन्यूइंग गारंटी का भाग नहीं हूँ, उसको बी को बताना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई भी चेंजेस करते हैं, कौन? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। अगर मूल ऋणी और लेनदार कुछ भी चेंजेस करते हैं, सपोज लेनदार ने उसे 5 लाख और दे दिया, तो उसकी यहाँ पे लायबिलिटी बनती है, उसका दायित्व बनता है कि वो ये चीज श्योरिटी को बताए। अगर वो ये चीज श्योरिटी को नहीं बताएगा, अगर वो ये चीज प्रतिभू को नहीं बताएगा, तो वो लायबल नहीं है फिर, ठीक है। तो वहां पे फिर आप उसको बाद में लायबल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 3 पार्टीज होते हैं इसमें, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। श्योरिटी मतलब अगेन प्रतिभू, इसका मतलब होता है मूल ऋणी, एंड क्रेडिटर मतलब होता है तुम्हारा लेनदार। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार फटाफट से देख लो। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जो गारंटी देता है वह कहलाता है श्योरिटी। एंड द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी, द्वितीयक होता है, उसका जो दायित्व होता है वो द्वितीयक होता है। He has to pay only if the principal debtor fails to discharge the obligation of payment. उसको तभी पैसे देने की आवश्यकता है, जो श्योरिटी होता है, जो प्रतिभू होता है, उसको तभी पैसे देने की जरूरत है जब वो व्यक्ति कर्म करेगा, जब वो डिफॉल्ट करेगा। कौन डिफॉल्ट करेगा? मूल ऋणी, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर जब डिफॉल्ट करेगा तभी उसको पैसे देने की जरूरत है, अन्यथा नहीं। प्रिंसिपल डेटर, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन टू द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। तो प्रिंसिपल डेटर क्या होता है? जिसके लिए गारंटी दी जा रही है ना, जो पैसा ले रहा है, ठीक है। पैसा या जो भी चीज वहां ले रहा है सामने वाले से, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, मूल ऋणी। नेक्स्ट क्रेडिटर, लेनदार जो दे रहा है, ठीक है, जिसको गारंटी दी जा रही है। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दी जा रही है। जो गारंटी देता है वह श्योरिटी है, जिसके लिए गारंटी दी जाती है वह प्रिंसिपल डेटर है, और जिसको गारंटी दी जाती है वह होता है लेनदार, क्रेडिटर। नाउ कम्स टू द डिफरेंस। What are the difference of contract of indemnity and guarantee? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ये दिया हुआ है सेक्शन 124 में, और ये दिया हुआ है सेक्शन 126 में, ठीक है।
सेक्शन 124 में दिया हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और सेक्शन 126 में आप लोग का दिया हुआ है सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124, सेक्शन 124 और सेक्शन 126 में आप लोग को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नंबर ऑफ पार्टीज, इसमें केवल 2 पार्टी होते हैं, इसमें 3 पार्टीज होते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी बाय द इंडेमनीफायर, ठीक है। लाइबिलिटी दायित्व केवल इंडेमनीफायर की बनेगी, उसी को ही पैसे देने हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी 2 लोगों के पास होती है। प्राइमरी लाइबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर के पास, मूल ऋणी के पास, ठीक है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो दायित्व होगा वह किसका होगा, मूल ऋणी का होगा, ठीक है, उसको देना पड़ेगा। और सेकेंडरी किसका होता है, श्योरिटी का होता है, ठीक है, प्रतिभू का होता है। नेक्स्ट कॉन्टीजेंसी के बारे में देखो, यहाँ पे हाँ, कॉन्टीजेंसी, लायबिलिटी अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द लॉस, जब हानि होगा तब दायित्व वहां पे अराइज होता है, उससे पहले नहीं होता। तो जब क्या आएगा, जब वहां पे लाइबिलिटी आएगी, दायित्व कब आएगा, जब वहां पे किसी भी प्रकार का लॉस होगा। और यहाँ पे कब आता है, जब प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दे पाता, पैसा जब डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, व्यक्ति कर्म करता है, तब वहां पे लाइबिलिटी निकल कर आती है, नहीं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली चलता रहता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 लोग होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक ही होता है। यहाँ पे 3 लोग होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट 3 होता है। कैसे 3 होता है, एक बार और देख लो, 1 2 एंड 3। ये हो गया आपका प्रिंसिपल डेटर मूल ऋणी, ये हो गया आपका क्रेडिटर लेनदार, और ये हो गया आपका श्योरिटी प्रतिभू, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक संविदा बनेगी ये दोनों के बीच में कि हाँ मैंने इतना पैसा लिया, आपको इतना पैसा रिटर्न करना है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये दोनों के बीच में कि एज अ गारंटी कि हाँ अगर ये पर्सन पैसा नहीं दे पाया तो आप दोगे। और एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये दोनों के बीच में, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, ठीक है, मूल ऋणी और प्रतिभू के बीच में, कि अगर आप कल के लिए डिफॉल्ट करते हो, कल के लिए आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, अगर पेमेंट मुझे करना पड़ेगा तो बाद में मैं आपसे भी पेमेंट ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से वहां पे कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। राइट टू सू बाय द थर्ड पर्सन, इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी, ठीक है, इसमें तीसरे पर्सन को कोई भी, इंश्योरेंस वाला एग्जांपल ले रहे हो, तीसरे पर्सन अगर आके सामने से गाड़ी ठोक दिया तो उसको लेकर आप सूट नहीं कर सकते, पर इसमें आप थर्ड पार्टी को कर सकते हो। श्योरिटी कैन रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर आफ्टर पेइंग द डेट, मैंने पहले बता चुका है, अगर श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर श्योरिटी को यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे तो वो बाद में पैसे किससे निकलवा सकता है, प्रिंसिपल डेटर से। मतलब देखो ये दोनों के बीच का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये दोनों पार्टी हुए ना, ये थर्ड पार्टी हो गया, तो वो बाद में इससे भी पैसे निकलवा सकता है, ये चीज यहाँ पे कहा जाता है। तो ये पूरा बेसिस था किसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग करेंगे इसमें, तो हम लोग इसमें और भी चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि केसेस हो गया, और भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वगैरह का, वो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ को फटाफट करेंगे। तो ये आप लोग की क्लास किसके रिगार्डिंग थी, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये 2 चीज उस